दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है पर्वत जन डिजिटल पर। अभी मैं प्रेस क्लब में मौजूद हूँ और प्रेस क्लब में हमें मिले हैं शांति प्रसाद भट्ट जी। शांति प्रसाद भट्ट जी का अमूमन चेहरा सभी जानते हैं। भट्ट जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। जानते हैं और लेकिन मानते नहीं। यूकेडी केवल चुनाव में नजर आती है या फिर शांति प्रसाद भट्ट जी को देख लें तो यूकेडी क्या आ जाती है? लोग याद क्यों नहीं कर पाते? बार बार वही सवाल और बार बार शांति प्रसाद भट्ट। यही सवाल जनता से भी होना चाहिए कि जिन्होंने संघर्ष कर 42 से ज़्यादा शहादतें दे दी हों, जिन्होंने अपने संकल्प को पूरा करके दिखाया हो कि एकमात्र हमारा संकल्प था राज्य और राज्य की अवधारणा को ठीक करना। राज्य बन गया है, मूल्य अवधारणा पर काम नहीं हो पा रहा है। इसके लिए कौन दोषी है, ये सवाल यक्ष प्रश्न है। आप पत्रकार हैं, अच्छी तरह समझते हैं हमारे संघर्ष में कमी नहीं है। राज्य बनने के बाद इन 22 वर्षों में उत्तराखंड के बुनियादी सवालों में यदि कोई बोल रहा है तो वो उत्तराखंड क्रांति दल बोल रहा है, शांति प्रसाद भट्ट बोल रहा है। मेरा ये मानना है जनता धीरे धीरे इस बात को समझ रही है कि राष्ट्रीय पार्टियां केवल उत्तराखंड के संसाधनों को लूट रही है, नौकरियां छीन रही है। उत्तराखंड के संसाधनों पर जिस तरीके से बाहर वाले बैठ रहे हैं, जिस राज्य की 64 लाख जनसंख्या हो आज 1.5 करोड़ जनसंख्या हो गई, स्थानीयों को नौकरी नहीं है, बाहर वालों की पौ बारह है। ये वो बुनियादी चीजें हैं, धीरे धीरे जनता समझ रही है। जिस दिन जनता इस तमाम चीजों को ढंग से समझ जाएगी, उत्तराखंड क्रांति दल आपको सत्ता के नजदीक दिखेगी। हम घबराए नहीं हैं, हम निराश नहीं हैं। जब तक जनता समझेगी तब तक उत्तराखंड क्रांति दल का वजूद रहेगा। ये सवाल आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये बातें हम बहुत समय से सुनते हुए आ रहे हैं और अब हमेशा वही सवाल होता है कि ये सरकार सही से काम नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है अभी, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की थी, लेकिन उससे पहले कांग्रेस की थी। हमेशा वही सवाल, हमेशा वही जवाब। भाई, जनता को आप मैनेजमेंट नहीं बताओगे, आपके मुद्दे नहीं बताओगे, जनता क्यों विश्वास करेंगे? और बार बार मात खा जाते हो, कुछ सीखे नहीं इन गलतियों से। देखिए रावत जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब बिजली महंगी होती है तो नियामक आयोग के दफ्तर के आगे धरना कौन देता है? आज की प्रमुख खबर है कि नियामक आयोग ने जो है बिजली की वृद्धि के जो बिलों का प्रस्ताव ऊर्जा निगम ने किया था उसे खारिज कर दिया। बताइए, कोई कांग्रेस का नेता वहां था? भाजपा का नेता वहां था? बताइए कौन वो लोग हैं? दून यूनिवर्सिटी के अंदर फर्जी नियुक्तियां हो रही हैं, कौन संघर्ष कर रहा है? ऐसे ही आयुष जो है विभाग में अगर कोई फर्जी नौकरी पा जा रहा है, कौन विरोध कर रहा है? फॉरेस्ट गार्ड के अंदर फर्जी नियुक्तियां हो जा रही है, कौन विरोध कर रहा है? हम लोकतंत्र के अंदर संघर्ष कर सकते हैं। रही बात चुनाव जीतना, ये जनता के हाथ में है। हो सकता है हम उन तमाम चीजों में अभी उतने परिपक्व नहीं हो पाए हैं, संसाधनों से कमजोर हैं, शायद जनता तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए हम चुनाव में हार रहे हैं। यदि हार से हम घबराए होते तो इन 22 वर्षों में उत्तराखंड के बुनियादी सवालों पे बोलने वाले ना होते। हम संघर्ष कर रहे हैं, देखते हैं जनता इस बात को कब समझेगी। कोई दिक्कत नहीं है। जिनको जनता ने वोट दिया है, चाहे विपक्ष का नेता हो चाहे सत्ताधारी हो, बता दीजिए कोई काम कराओ। लोकायुक्त पे काम हुआ, भू कानून पे काम हो रहा है, नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, उत्तराखंड की परिसंपत्तियां छूट रही है। आप मुझे बताइए, जनता को ये चाहिए, ये सब मुद्दे जो बातें आप कर रहे हैं, लोकायुक्त चाहिए जनता को, भू कानून चाहिए जनता को। ये बहुत अच्छा सवाल किया है कि जब चुनाव आते हैं तो ये मुद्दे गौण हो जाते हैं। इनको जनता को हम समझा रहे हैं क्योंकि अखबार किसके हैं? अखबारों में जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए खबरें ऐसी चलती हैं कि पूरा ध्रुवीकरण दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के इर्द गिर्द हो जाता है, मुद्दे गौण हो जाते हैं और गांव का व्यक्ति भोला वो समझ नहीं पाता कि मैं कर क्या रहा हूं। इन अखबारों को पढ़कर जो निर्णय ले रहा हूं ये आने वाले भविष्य को बर्बाद कर रही है। गाँव में जाकर देखिए, देहरादून उत्तराखंड नहीं है, आप गांव में घूमिए, 40-40 साल के बच्चे हो गए, शादी नहीं है, बीटेक किया है, बीएड किया है, नौकरी नहीं है। अरे हमारी आर्थिकी का एकमात्र स्रोत जो था वो सर्विस था। सर्विस सेक्टर को खत्म कर ये तराजू वाली पार्टी ने उत्तराखंड के भौगोलिक ढांचे को खत्म कर दिया। जनता समझ भी रही है मगर राष्ट्रीय पार्टियों के प्रपंच के आगे फंस रही है, भुगत भी रही है। अवलोकन किया है कभी बैठ के? क्योंकि बार बार हार का सामना करना पड़ रहा है। इस बार भी सोचा था कि कम से कम 1-2 सीटें तो ले आएगी उत्तराखंड क्रांति दल। खुद आपको 613 वोट मिले, शायद मैं सही हूं तो। कब से संघर्ष कर रहे हैं, उसके बाद भी ये तो अवलोकन करते हैं कभी कि कहाँ कमी रह जाती है बार बार? देखिए, इस बात को समझने की जरूरत है कि 35 से 40 साल के संघर्ष के बाद बुनियादी सवालों पर लड़ने वाला, मार खाने वाला, जेल जाने वाला वो व्यक्ति जब चुनावी मैदान में जाता है तो मुद्दों को लेकर जाता है। उसको मात्र 613 वोट और जीतता वो व्यक्ति है जो मैदान में नहीं है।
पार्टियां बदलता है, सोच बदलता है। ये खाली एक पार्टी में नहीं, सारी पार्टियों में ये हो रहा है। उसके बावजूद वो पार्टियां जीत रही हैं। तो ये एक ऐसा यक्ष प्रश्न है कि जनता को हम धीरे धीरे समझा रहे हैं कि जो जीत रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पार्टियां जीत रही हैं। उत्तराखंड के मुद्दे हार रहे हैं, उत्तराखंड की विकास हार रहा है, उत्तराखंड के मूल मंत्र के लिए जो राज्य मांगा था वो हार रहे हैं। हम अगर हार से घबराए होते तो हम आज भी मैदान में संघर्ष करते हुए ना दिख रहे होते। मैं आपसे पूछ रहा हूं, संघर्ष क्यों और किसके लिए? मेरा सवाल यही है, आप एक पार्टी हैं और पार्टी जब जीती नहीं है एक हताशा भी होती है मन में, और सोचते हैं कि इससे बढ़िया तो अगर निर्दलीय लड़ लेते हम लोग या फिर समाज सेवा कर लेते तो इससे बढ़िया होता। कम से कम एक तमका तो नहीं लगता, यानी कि लोगों के पास जाते तो कम से कम लोगों की एक लालसा तो नहीं रहती कि शांति प्रसाद भट्ट मेरे पास इसलिए आया क्योंकि इसको वोट चाहिए होगा। तो ये दुख भी होता है कभी। देखिए, आपने बहुत अच्छे बात करी है। वर्तमान जो लोकतंत्र है ये कॉर्पोरेट लोकतंत्र हो गया है। बड़े बड़े पूंजीपति अपने अपने नेताओं को, अपने अपने मुख्यमंत्रियों को जिताने के लिए बहुत बड़ा धन लगाते हैं। हम क्षेत्रीय दल के लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, कर्मचारी बहुल्य क्षेत्र के लोग हैं, दबे कुचले किसानों के बीच के रहने वाले लोग हैं। ऐसे भी कामयाब हुए हैं। देखिए, ऐसी उसका भी मैं आपको उदाहरण दूंगा। ऐसी परिस्थितियों में आप सोचिए, एक तरफ 15 से 20 करोड़ रुपए चुनाव में खर्च हो रहा है और एक तरफ मात्र 1-2 लाख रुपए लेकर मैदान जंग में खड़ा है। आप सोचिए, जनता के वोट को प्रभावित करने के लिए जो परपंच राष्ट्रीय पार्टियां कर रही हैं उसमें हम असफल हैं। इसी कारण उत्तराखंड के तमाम मुद्दों में आप उत्तराखंड क्रांति दल की असफलता को देख रहे हो, तो क्या उत्तराखंड की जनता सफल है? घर घर में उदासी है, जवान लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, नौकरियां नहीं मिल रही है। अगर ये विकास है तो मैं मानता हूं मैं चुनाव हारा हूं। मैं उत्तराखंड क्रांति दल में राज्य आंदोलन से निकला हुआ नेता, एक क्षेत्रीय दल की सोच वाला व्यक्ति यदि चुनाव हार रहा है तो उत्तराखंड की जनता भी तो चुनाव हार रही है। उत्तराखंड की जनता के कौन से बुनियादी चीजों पे काम हुआ है? क्या 1 लाख करोड़ के कर्ज में डुबाने के लिए उत्तराखंड राज्य के अंदर राष्ट्रीय पार्टियों को चुनाव में जिताया जा रहा है? आप बार बार ठीक रहा जनता के ऊपर क्यों फोड़ देते हो? सकता है जनता आपको पसंद नहीं करती हो, उनको बेटर चॉइस भाजपा या कांग्रेस नजर आती हो, तो आप जनता पे बार बार ब्लेम क्यों करते हैं? जनता भी तो अपना दिमाग है, अपना तर्क का इस्तेमाल करके वोट देती है, और बार बार जनता पे ब्लेम कर लेते हो कि जनता ने हराया, जनता ने हराया। कमी अपने आप में क्यों नहीं ढूंढते? बहुत बढ़िया सवाल किया है। पत्रकार हो, पत्रकार बातों को घुमाना अच्छी तरह जानता है, मगर मैं आपकी इन बातों में फंसने वाला नहीं हूं। मैं भी संघर्ष से निकला हूं, चरण वंदना करके नेता नहीं बनाऊं। मैं आपसे सवाल करता हूं, मैं जनता पे कहां सवाल कर रहा हूं? अपनी जनता के सामने ये सवाल कर रहा हूं कि आखिर ये राष्ट्रीय पार्टियां चुनाव जीत रही हैं तो क्या आपके घर में खुशहाली आई? क्या ये चुनाव 5 किलो गेहूं के लिए? मेरा सवाल अलग था, सवाल आपने घुमा दिया है। मेरा सवाल ये था कि भाई आपको क्यों नहीं, आप लग सकता है कि जनता आपसे बेटर भाजपा कांग्रेस को समझती है इसलिए तो वोट पड़ रहे हैं। तो अगर अपने आप में कमियां क्यों नहीं ढूंढती उत्तराखंड क्रांति दल? शांति प्रसाद भट्ट में अपने आप में कमियां क्यों नहीं ढूंढी? 613 वोट मात्र। मैं आपकी बात को स्वीकार रहा हूं। संघर्ष में बुनियादी मुद्दों में, उत्तराखंड के बुनियादी मुद्दों में यदि 613 वोट आई है तो इसके लिए मैं किसको दोष दूं? आपने जिनकी सत्ता बनाई है, यदि बच्चे बेरोजगार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बताइए अभी 100 दिन की सरकार नहीं हुई, जाकर देखिए 60 से 65 जगहों पर पहाड़ों में धरने चल रहे हैं। तो ये इसका मतलब ये सरकार के मुंह पे तमाचा नहीं है। अगर ये राज्य बना है तो राज्य में हर वर्ष कर्ज में राज्य डूब रहा है। अभी जीएसटी के 5000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने बंद कर दिए। उत्तराखंड की आर्थिकी चरमरा गई। इसका मतलब आप ये समझते हो कि आप जनता को समझाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हो इन सब चीजों को? जनता अभी भी बेटर ऑप्शन मानती है भाजपा और कांग्रेस को, इसका मतलब तो यही हुआ? अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप सोशल मीडिया चलाते हो, अगर आप पोर्टल न्यूज के पत्रकार नहीं होते, आपके अंदर उत्तराखंड का दर्द नहीं होता तो शांति प्रसाद भट्ट का इंटरव्यू चल रहा होता। दैनिक जागरण, अमर उजाला, नाम लेके बोल रहा हूं, ये राष्ट्रीय अखबार हैं, ये क्यों नहीं छापते उत्तराखंड के बुनियादी सवाल? ये चुनाव में किन बड़े बड़े ऐड, क्या ऐड से राज्य चलते हैं? ऐड में जिस तरीके से चल रहा है, ऐसा लग रहा है 100 दिन के अंदर उत्तराखंड के अंदर चमन आ गया, गरीबी हट गई, भुखमरी हट गई, बेरोजगारी खत्म हो गई, राज्य के अंदर हर जगह खुशहाली है। देहरादून में जरा सी बारिश के बाद जिस तरीके से जाम लग रहा है, जिस तरीके से नाले में जो है आदमी मिल रहे हैं मरे हुए, ये क्या आपको दिख नहीं रहा है कि ये स्मार्ट सिटी पिछले 5 सालों से स्मार्ट नहीं बनी और उत्तराखंड के अंदर दुर्गति अस्थायी राजधानी देहरादून की होगी? उसके बावजूद भी अखबारों में ऐड चल रहे, बड़े बड़े ऐड चल रहे हैं। अच्छा, जब अखबार नहीं थे तब भी तो सरकारें बनती थी। चलो मान लीजिए अखबार आपको नहीं दिखा रहे हैं, बड़े बड़े न्यूज चैनल आपको नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन क्रांति तो पहले भी आई थी जब अखबार नहीं थे, जब इतना सक्षम अखबार नहीं हुआ करते, तो उस समय भी क्रांति आई थी। उन लोगों ने कैसे किया? पढ़े लिखे पत्रकार हो। 1857 में मंगल पांडे ने बिगुल बजाया था अंग्रेजों के खिलाफ, 90 साल लग गए थे, क्योंकि उस समय पे भी यही स्थितियां थी। जो वायसराय बनने के लिए मुखबिर थे ना, वही सांसद बने बाद में।
मैं आपसे सवाल करता हूं, इतिहास नहीं जानता क्या आप लोग? आपने देखा नहीं है कि 90 साल क्यों लगे? मेरे देश की आजादी में इतने मतवालों ने अपने प्राण खो दिए, भगत सिंह से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक। आखिर उस परिधि के लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? क्या आप नहीं समझते इतिहास इतना कमजोर है क्या? हम सब जानते हैं इतिहास से कि तमाम फायदा वो लोग लेते हैं जो राजनीति में केवल और केवल दोगला काम करते हैं। जो मतवाले थे उस दौर में भी, जिन्होंने अपना सर कटवा दिए देश की आजादी के लिए, जिन्होंने आज भी उत्तराखंड आंदोलन में अपना सब कुछ खो दिया, उस परिवार के लोगों की क्या स्थिति है, क्या आप जानते नहीं हो? मैं पूछता हूं, जो 42 शहादतें देने वाले परिवार हैं, बता दीजिए किसी की एक की आर्थिकी इस सरकार ने सुधारी हो? कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आपके क्षैतिज आरक्षण के लिए उत्तराखंड के बनाने वाले राज्य आंदोलनकारी मांग कर रहे हैं, सरकार उनकी मांग पूरी नहीं कर पा रही, और आप इसको उत्तराखंड की जीत बताते हो। ये जीत नहीं, ये लूट है। ये तराजू वाली पार्टी ने जिस तरीके से पैसों के दम पर जनता के भावनाओं को एक तरफ कर कर वोट पे डाका डाला है, उसी का परिणाम है कि उत्तराखंड की जवानी परेशान है। हमारी माताएं जो बहनें गांव में परेशान है, सड़कों पे प्रसव हो रहा है, बहनों को जो 6-6 घंटे लैंप पर पैदल चलकर अपनी सुविधा के लिए जो है सड़क पर आना पड़ रहा है। ये अगर विकास है तो मैं आपसे सवाल करता हूं, आप पत्रकार हैं, बताइए इन 22 वर्षों में ये दुर्गति का दोषी कौन है? यदि हम दोषी हैं तो हम शहर स्वीकारेंगे। हम संघर्ष कर रहे हैं, सत्ता के नजदीक नहीं है। यदि सत्ता के नजदीक होते तब कुछ बुनियादी चीजों पर अगर आप हमसे सवाल करते तो आंख से आंख मिलाकर, जैसे अभी बात कर रहा हूं, मैं उसी समय पे भी ऐसी बात कर रहा होता। विधानसभा में मैच फिक्स है। कौन से बताइए, बजट के अलावा कौन सा ऐसा काम है जिस पे भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही? ऊर्जा निगम में बेईमान बैठे हैं, दून यूनिवर्सिटी के अंदर बेईमान बैठे हैं, तमाम संस्थाओं के एमडी बेईमानी से उत्तराखंड को बर्बाद कर रहे हैं। किसी पे कार्रवाई हुई? अगर एक आईएएस ऑफिसर पकड़ा जाता है, यह सरकार वाई लूटती है। मैं सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि योगी जी अगर उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज ना होते तो रामविलास आज की डेट में 30 तारीख को यहां से माला पहनकर रिटायर हो चुका होता। मैं पूछना चाहता हूं, जो है ओम प्रकाश मुख्य सचिव, जिसने राजपुर रोड में कब्जा किया हुआ है सरकारी संपत्ति पे, क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हो रही है? अकूत संपत्ति का मालिक हो गए, क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? जो विधायक और सांसद जो अपनी संपत्तियों का ब्यौरा नहीं दे रहे, क्यों नहीं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही? ये वो सवाल हैं जिस पर आंख से आंख मिलाकर बात करनी चाहिए। कौन से पत्रकार है जो इन चीजों को, खबरों को छाप रहा है? पर्वत जन है, 13 सीरीज चलाई थी। देखिए, पर्वत जन है तो हम जैसे लोग भी जिंदा हैं, वरना उत्तराखंड के साथ जो भ्रूण हत्या ये अखबार कर रहे हैं, उत्तराखंड के मुद्दों को दबा रहे हैं। चलिए, मुद्दों की बात तो हम करते रहेंगे और तमाम सोशल मीडिया पर भी मुद्दों की बात हो, लेकिन आज सवाल केवल यूकेडी को लेकर है। मैं बार बार यही सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि कमियां क्या रहेगी, आप अपनी कमियां क्यों नहीं ढूंढ पा रहे? क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे अगर आप कमेंट पढ़ेंगे तो कहेंगे कि जो आपके सीट्स नेता है उनमें बड़ी कमी। शांति प्रसाद भट्ट अच्छे हो सकते हैं, व्यक्तिगत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जो आपके नेता है, जो मैनेजमेंट है, जो शीर्ष नेतृत्व में बैठे हुए, वो काम के नहीं है। ये बार बार सोशल मीडिया पे सवाल उठते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? विजय जी, आपके पिताजी ने कितना संघर्ष किया होगा आपको पढ़ाने में? अगर आज ये कहने लगो कि मेरे घर वालों ने मुझ पर ढंग से पैसा नहीं लगाया वरना मैं भी कुछ कर लेता। सोचिए, काशी सिंह एरी 4 बार के विधायक, वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनके नाम। पहली विधानसभा के अंदर 72 से ज्यादा क्वेश्चन खड़ा करके उन्होंने वो फौलादी इच्छा अपनी उत्तर प्रदेश की युवाओं के हाथ में कमान क्यों नहीं देते? सवाल यही है कि भाई भागडोर क्यों नहीं सौंप रहे? काशी सिंह एरी अपने जमाने में होंगे, आज कितनी उम्र होगी काशी सिंह एरी जी? देखिए, मेरी बात को समझिए, अगर वो अपने जवानी को उत्तराखंड आंदोलन में न झोंकते, राज्य बनता? 1952 से उत्तराखंड की बात, बार बार इतिहास उठा के लिया लेते हो। देखिए, मैं वर्तमान की बातें करता हूँ और आप इतिहास पे आ जाते हो। देखिए, ऐसा है, मैं वर्तमान में कुछ बोलूंगा, आपकी समझ नहीं आने की, व्यूअर्स की समझ में नहीं आने की। मैं बात ये कह रहा हूँ कि जिसने अपनी जवानी इस उत्तराखंड आंदोलन में निकाल दी हो, काशी सिंह एरी, दिवाकर भट्ट जैसे, हो सकता है जनता की उन आशाओं में आज कुछ कमियां दिख रही होंगी, मगर उनका अपमान कर कर इस राज्य के अंदर कोई नेता नहीं बन सकता। ये लोग विधायक हो सकते हैं, सांसद हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं, भ्रष्ट हो सकते हैं, बेईमान हो सकते हैं, दिवाकर भट्ट और काशी सिंह एरी जैसे उत्तराखंड के मत वाले नहीं हो सकते। इस बात को समझना चाहिए, जनता समझ भी रही है। आपने कहा यूकेडी के अंदर कमी है, मैं स्वीकारता हूं। हम संगठनात्मक रूप से कमजोर हैं, हम पैसों से कमजोर हैं, मैं स्वीकारता हूं। और जिस दंडबल से सत्ताएं लूटी जा रही हैं, हम उस प्रपंच को करने में नाकाम हो रहे हैं, जिस कारण शायद हम सत्ता के नजदीक नहीं जा पा रहे हैं। जनता समझ रही है, एक दिन उत्तराखंड के अंदर बुनियादी सवालों पर लड़ने वालों को ये जनता जिताएगी। लगता है कि केवल संसाधनों के आधार पर ही चुनाव जीता जा सकता है? अगर ये नहीं है तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जो सरकार चुनाव हार रही थी, पत्रकारों ने दिखा दिया था कि विपक्ष में जो बैठी है वो सरकार बना रही है, भाजपा का सुपाड़ा साफ है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी रिपोर्टिंग में कमी थी क्या?
आपके जो सर्वे थे वो गलत थे क्या? तमाम पत्रकारों की जो सर्वे थे वो ये बता रहे थे कि सरकार बदल रही है। ये सरकार कहां से आ गई? ये सवाल कैसे जीतेगी उत्तराखंड क्रांति दल? संसाधनों से मजबूत होगी तब जीतेगी। तो इसका मतलब आपका ये कहने का मतलब है यदि हमारे पास संसाधन नहीं है तो घर बैठ जाएं, अरे सर कटा देंगे हम वही सवाल आपसे पूछा। तो आप कह रहे हो कि संसाधनों के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है, जीता जाता है, तो लेकिन आगे भविष्य में क्या चेंज होगा इन सभी चीजों का? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि उत्तराखंड के जवान लड़के पढ़ लिख कर पत्रकारिता कर रहे हैं, आपकी आर्थिकी इतनी मजबूत नहीं है, ना सूचना विभाग आपको पैसा दे रहा है, ना आपकी कमाई हो पा रही है, तो क्या आपने पत्रकारिता छोड़ दी? जूझ रहे हो ना। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता होने के नाते हम संघर्ष कर रहे हैं ना, सर कटा देंगे, मगर हम बुनियादी मुद्दों पे लड़ना नहीं छोड़ेंगे। जीत और हार की चिंता होती तो अपने घर के पार्टी में संघर्ष न कर रहे होते। और जो भाजपा कांग्रेस में है ये राजनीतिक दलाल हैं, इनकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है। तो मैं आपसे कुछ चुनौती के साथ कर रहा हूं, आइए बैठिए हमारे साथ खुलकर डिबेट कीजिए। यदि किसी राजनीतिक ताकत होगी इनकी, ये बैठ नहीं सकते, ये चैनलों में भागते हैं हमको देख के, ये मुद्दों से भागते हैं हमको देख के। ये हमारी ताकत है, ये हमारी तासीर है। हार और जीत चलता रहता है। एक दिन विश्वास कीजिए, मेरा अटल विश्वास है कि एक दिन उत्तराखंड क्रांति दल उत्तराखंड के अंदर परचम लहराएगी। और जिस दिन परचम लहराएगी, जिन्होंने उत्तराखंड के नौजवानों का खून चूसकर अपना घर भरा है, इनसे उल्टियां करवा के राजकोष में पैसा ना जमा करा दिया तो काहे के राज्य आंदोलन से निकले हुए नेता। हम निराश नहीं है। आप पत्रकार हो, आपका कार्य है हमको घेरना, मगर हम लास्ट सवाल पूछता हूँ। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। आप फोन जो एंड्रॉइड चलाते हैं उस पर भी अपडेट का एक ऑप्शन आता है, बार बार अपडेट। उत्तराखंड क्रांति दल कुछ अपडेट करेगी अपने आप को कि वही जो अभी मैं इंटरव्यू अभी ले रहा हूँ, आज से 2 साल बाद भी लूंगा तो वही साक्षात्कार आपके साथ करना पड़ेगा? देखिए, निश्चित रूप से आपका बहुत वाजिब सवाल है। अपडेट हो रहा है। अगर मैं उत्तराखंड क्रांति दल में संघर्ष कर रहा हूं, प्रवक्ता की जगह पर बैठा हूं, आज मैं वरिष्ठ नेता बना हूं, तो बड़े नेताओं के आशीर्वाद से बना हूं ना। अपडेट पार्टी रोज हो रही है, नौजवान लड़के रोज जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी आपको दिखेगा उत्तराखंड क्रांति दल के क्लेवर और फ्लेवर में भी चेंज दिखेगा, और उत्तराखंड क्रांति दल बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ते हुए भी दिखेगी। हम निराश नहीं है। मेरा फिर वही सवाल है कि अगर सोशल मीडिया ना होता तो उत्तराखंड के बुनियादी मुद्दों के साथ ये बड़े नेट चैनल जो हैं सब कब का खत्म कर चुके होते। आप हो, मुद्दा जिंदा है, हम हैं, मुद्दा जिंदा। सीनियर नेताओं में भी कुछ अपडेट दिखेगा कि अभी भी वही बागडोर उनके हाथ में रहेगी? देखिए, बहुत जल्दी आपको परिवर्तन दिखेगा। मेरा मानना है उनका आशीर्वाद है तो बुद्धे जिंदा है, वो थे तो राज्य है, वो हैं तो उनका आशीर्वाद हमारे सिर पर है। आप चिंता ना करें, बहुत जल्दी आपको बहुत कुछ बदलता हुआ दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ शांति प्रसाद भट्ट जी। कहते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। एक उम्मीद अभी भी शांति प्रसाद भट्ट को है कि उत्तराखंड क्रांति दल दोबारा से उभर कर आएगी और दोबारा से नई चुनौतियों के साथ जूझेगी और जो उत्तराखंड का कायाकल्प बदलाव उसमें करेगी। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे मेरे साथ फॉरवर्ड जन डिजिटल। नमस्कार।